हाय गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस एंड फन 9th मैं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके आई हूं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट वीडियो बना दिया था, 1 घंटे का है। उसमें सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, सभी के सभी टॉपिक्स को मैंने उस वन शॉट में इंक्लूड करा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल्ड मैनर में समझाया हुआ है। तो आपको सभी टॉपिक्स, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंसेप्ट्स तो क्लियर हो चुके हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो सारी चीजें अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, मैंने हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड करा है, हर टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अभी हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, क्या ये पॉसिबल है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो और कोई भी न्यूट्रॉन ना हो। देखो, 3 पार्टिकल्स होते हैं, देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, देन देयर इज प्रोटॉन एंड देन देयर इज न्यूट्रॉन। ये 3 हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इन तीनों में से ये कौन सा ऐसा एटम है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा, प्रोटॉन तो होगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा? वो कौन सा इकलौता है? दैट इज हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एटम है, इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, बट न्यूट्रॉन नहीं है। और हाइड्रोजन के भी देखो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, उसमें से कौन सा आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता? दैट इज प्रोटियम। ठीक है, कौन सा है? 1H1। दिस इज दैट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये क्या है मैम? 1H1 आपने ऐसे क्यों लिखा? ये रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आती इस टाइम, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फर्दर आने वाले क्वेश्चंस में ये भी आपको समझाने वाली हूँ। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन कौन सा आता है। इसके बाद आता है जे चैडविक। ये नाम है एक साइंटिस्ट का, उनका नाम है चैडविक। डिस्कवर्ड अ सब एटॉमिक पार्टिकल, उन्होंने कोई सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। देखो, 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन ऐसा है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है न्यूट्रॉन की। उसने बोला कि जे चैडविक ने एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसका मास किसके नियरली इक्वल है? प्रोटॉन के। वैसे तो पहली नो चार्ज देखते ही हमें समझ आ जाता है कि किस चीज की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी वो बोल रहा है नेम द पार्टिकल, क्या नाम होगा उस पार्टिकल का? न्यूट्रॉन, एंड गिव इट्स लोकेशन इन द एटम। एटम के अंदर वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखो, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स बैठे होते हैं और न्यूट्रॉन्स बैठे होते हैं, जो कभी भी हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते, हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो कहता है उसकी लोकेशन क्या है? बाहर यहाँ पे होते हैं शेल्स, जहाँ पे कौन होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। तो न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट हुए? इनसाइड दी न्यूक्लियस। वेरी डेंस एंड हैवी न्यूक्लियस होता है, छोटा सा स्मॉल एंड डेंस न्यूक्लियस होता है जिसके बीच में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन कौन सा आता है। राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स। देखो, अभी मैंने आपको बोला 1H1, तो काफी सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं इस चीज की। देखो, अगर आप एक्स क्या है, इसका सिंबल होगा। ठीक है, एक्स इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। ऊपर हम लिखेंगे मास, मास नंबर क्या है उसका? ठीक है, यहाँ एटॉमिक मास क्या है। नीचे हम इसके पैर में क्या लिखेंगे? उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है सिंबल जिसको हम सेंटर में लिख देंगे, उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? उसके यहाँ पे क्या पड़ा होगा? मास नंबर, एंड नीचे क्या होगा? एटॉमिक नंबर। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं,
एक मिनट, यहाँ पे लिख दो दिस इज सिंबल, दिस इज सिंबल। काफी बच्चे इस चीज में थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखाते हैं मास नंबर, ये बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज हो जाती है। तो उसको याद करने के लिए ना ये याद रख लो MSA, इस चीज को याद रख लो, ठीक है। M इज व्हाट, मास नंबर, एंड दिस इज सिंबल, एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज मसा, पंजाबी में बोलते हैं मसा, ठीक है। तो मसा मसा तो हुआ, तो यहाँ पे क्या है, मास, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, इस चीज को याद रख लो, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। उस रिप्रेजेंटेशन में हम देखते ही बता देते हैं कि यार देखो इसका सिंबल ये है, तो एटम का नाम बता सकते हैं किस एलिमेंट की बात कर रहा है। उसके बाद मास नंबर से हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इन चीजों से हम सब कुछ उस एटम के बारे में पता करवा सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप रिप्रेजेंट करो। उन्होंने हमें क्या कुछ बताया हुआ है कि उसके उस जो भी एलिमेंट की बात कर रहा है उसको सिंबल इन्होंने दे दिया x, तो यहाँ पे x लिख लो, ओके। उन्होंने बोला कि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 16 न्यूट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं 15 एंड इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स हैं इसके पास 16। अभी देखो जो हमारे पास मास नंबर है ना, मास नंबर ऊपर हमने लिखा था, मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर किस चीज के होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। दिस इज अबाउट एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। मैं न्यूट्रल एटम की बात क्यों कर रही हूं, देखो अगर हमारे पास हीलियम है, ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। जब हम उस चीज को आयन बना देते हैं, 2 पॉजिटिव बना देते हैं, यहाँ पे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ही तो वो आयन बना है, ठीक है। जब भी वो अनायन बनता है या केटायन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। दैट मीन्स हम एक आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बोल सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ आयन। नो, आयंस में इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, वेरी हो जाते हैं, क्योंकि गेनिंग एंड लूजिंग से बनते हैं। लेकिन अगर वो एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है, वो भी क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है, दैट इज हीलियम, सिर्फ हीलियम है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इसके ऊपर, तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है। तो एटॉमिक नंबर को क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, जब वो एटम न्यूट्रल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड मास नंबर किस चीज के इक्वल आ जाएगा, मास नंबर किस चीज के इक्वल आएगा, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम मिला के न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको करवाई हुई हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को दोबारा देखते हैं कैसे हुआ ये रहा x जो हमारे पास सिंबल है, ऊपर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि है मास नंबर, नीचे है मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैंने सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन में x सिंबल तो मैंने भर दिया, अभी मैं क्या भरूंगी इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ दिस। देखो अगर ये न्यूट्रल एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 15 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख दो 15, p की जगह क्या मैंने फिल कर दिया 15, क्यों, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 16 है। नीचे फिर मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फिल करना है, तो फिर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फिल कर दो दिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन x, और यहाँ पे आ जाएगा 15, और ये कितना है 6 + 5 11 1 2 3 31। ओके, सो दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एटम इन टर्म्स ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, गिवन दैट हमें इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स गिवन थे हमें, ठीक है, जब हमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स दिए हो तो हम उसमें से शफल करके बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे भी। तो अभी इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लो। गिवन क्या था, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गिवन थे। जितनी इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे इसके पास, इसलिए मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन में प्रोटॉन्स पे 15 कर दिया, यहाँ पे भी 15 डाल दिया। न्यूट्रॉन्स मेरे को 16 गिवन है, इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। रिप्रेजेंटेशन क्या है, MSA, ऊपर मास नंबर, देन सिंबल, देन एटॉमिक नंबर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास विल दिस एंड दिस। हमारे पास दो आइसोटॉप्स दिए हुए हैं बेटा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो जाए, ठीक है। क्या डिफरेंट हो जाए, मास नंबर डिफरेंट हो जाए। एंड आइसोबार्स क्या है, इससे उल्टे हैं बिल्कुल, उनके पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एंड मास नंबर सेम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते हैं, ये दो हमारे पास आइसोटॉप्स गिवन है, हैव डिफरेंट वैलेंसीज। वो कहता है इन दोनों की वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझे बताओ, जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई करो। देखो, एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे पास सेम है। मास नंबर डिफरेंट होने का क्या मतलब है, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। देखो, इसमें ये वाली चीज तो सिमिलर है, ये होता है मेरे पास टोटल मास, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास है। ये चीज तो सेम है, ये चीज तो सेम है आइसोटॉप में, मतलब यही चीज डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर इस पूरे सम में प्रोटॉन्स जो है वो सिमिलर ही आते हैं, प्रोटॉन्स तो इन्होंने सिमिलर ही बोले हुए हैं, सेम है, तो इस पूरे सम में ये चीज तो कांस्टेंट ही रह रही है प्रोटॉन। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं किसमें, आइसोटॉप्स में। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, डिफरेंट का मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट हो जाते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसीज कहाँ से निकलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हमें कुछ लेना देना है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, नहीं। हमें किससे लेना देना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, और वैलेंसीज कहाँ से निकलती है, आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वहां से हमें वैलेंसीज के बारे में पता लगता है। तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो वैलेंसीज भी सेम होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे कि भाई ये दोनों क्या है, आइसोटॉप्स हैं। और आइसोटॉप्स की फिर डेफिनेशन बता देना कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वैलेंसीज में डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए इन दोनों की वैलेंसीज जो है वो बिल्कुल सेम आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद कौन सा आता है क्वेश्चन हमारे पास, यस, इसके बाद क्वेश्चन आता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम। देखो बेटा, वही चीज आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी वन शॉट में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 शेल्स हमने देखे थे, KLMN, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे 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 एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आउटर मोस्ट शेल में हमेशा, देखो, एक होता है डुप्लेट रूल, एक होता है डुप्लेट रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। ये आउटर मोस्ट शेल के बारे में बताता है और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल पे ध्यान देना है। डुप्लेट रूल क्या कहता है कि सिर्फ K शेल ऐसा है जो
आउटर मोस्ट जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होने चाहिए। सिर्फ के शेल ही ऐसा है, और बाकी जितने भी शेल्स हैं हमारे पास वो ऑक्टेट रूल को मानते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है, हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो फिर ही आगे बढ़ो, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, किसी और शेल में तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो ये 2 चीजों को हमने याद रखना है, क्या, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। के शेल अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या फिल करता है, इट फिल्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाकी शेल्स फिल करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम की बात कर रहा है, तो बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर इज 20। एटॉमिक नंबर 20 का मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो इस चीज को हम फिल कर देते हैं यहाँ पे अभी। चलो नाउ देखो 20 हैं तो सबसे पहले 2 यहाँ पे फिल हो जाएगा। के कहता मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकता हूं, इससे ज्यादा फिल नहीं करूंगा। डुप्लेट रूल को ये फॉलो करता है। एल जो है वो क्या कहता है कि भाई तू 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दे, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो ये टोटल मिला के अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, किस में से, 20 में से, मतलब मेरे पास कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। एल शेल कहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल भी क्या कह रहा है, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल हो जाते मैं नहीं तुझे जाने दूंगा, मैं एन तक तुझे जाने ही नहीं दूंगा जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाते। के ने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, एल ने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, एम ने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। अभी भी हमारे पास कितने पड़े हैं, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। देखो 8 2 ये कितने हो गए, 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं आउट ऑफ दीज 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमारे पास क्या पड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और पड़े हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसको सीधा 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख देना, वो पूछ रहा है कि पूरी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। तो ये चीज आपने बतानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में इतने, एम में इतने और एन में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं अकॉर्डिंग टू डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आर्गन, नाइट्रोजन, सोडियम, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में प्रॉपर टेबल बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है और मैंने समझाई भी हुई है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे दोगे, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इस पे बन जाते हैं। ओके, इफ इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है हमारे पास X, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अभी वो बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं आउटर मोस्ट शेल में। होने कितने चाहिए, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर उसने अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी है, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मैं बहुत बार बोलती हूँ ये चीज़ कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हर एलिमेंट, हर एटम चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं। और उनकी स्टेबिलिटी कब होती है, जब वो ऑक्टेट रूल को अचीव कर लेते हैं अपने बाकी शेल्स में, और जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है वो बेचारे के तक ही पहुंच पाते हैं तो अपना डुप्लेट अचीव कर लेते हैं। ओके, सो आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स बट हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्या करेगा, इफ इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस वही होती है जहां पे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो, मतलब साधु संत ऑलरेडी स्टेबल है वो, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है स्टेबिलिटी को गेन करने की, ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं ये क्या करेगा, अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा,
ठीक है, गेन कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक अनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो एक अनायन बन जाएगा जो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, जो लोग दान दे देते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, जो लोग दान देते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो किसी से छीन लेते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव लोग हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसने छीन लिया किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। ओके, देन व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द आयन फॉर्म्ड, आयन का चार्ज ही पूछ रहा है वो, तो चार्ज क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन कुछ और ही होती कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होते, सपोज कर लो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, मिनिमम चीज को गेन या लूज करता है। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बेवकूफी थी, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बेवकूफी थी, बहुत ज्यादा एनर्जी कंसिडरेशन भी होती है, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है, ठीक है, मिनिमम चीज की तरफ जाना है, मिनिमम नंबर की तरफ जाना है। यहाँ पे ये मिनिमम है या ये मिनिमम है, ये मिनिमम है तो इसकी तरफ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। यहाँ पे इसके पास 2 चॉइसेस है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, या ये यहाँ पे क्या कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। तो मिनिमम नंबर कौन सा है इसका, 6 इसका मैक्सिमम नंबर है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत सारे रिपल्शंस हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मिनिमम की तरफ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। अगर लूज कर देगा तो ये दान दे देगा, दान दे के क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो +2 चार्ज आ जाता है इस पे। इस चीज को ध्यान रखना है, चीजों को शफल किया जा सकता है, चीजों को टर्म्स बदली जा सकती है, लेकिन कंसेप्ट जो है उसके बीच में सेम रहेगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि ये चीज ऐसे क्यों है, अगर इसमें वो थोड़ी सी भी टर्म्स को चेंज कर देता, आप फिर भी उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, तो आपको सारी चीज कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो इस क्वेश्चन में ये पूछा तो मुझे इसका आंसर पता है, क्योंकि चीजें बदली भी जा सकती है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीज ऐसे क्यों हुई है, ठीक है। तो अगर गेन करेगा, लूज करेगा, उस अकॉर्डिंग ये सारी चार्ज वगैरह आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन व्हाई। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई दीज आइसोटॉप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम होती है, इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन ही करेगा ना। रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है, लूज हो रहा है या शेयरिंग हो रही है, ये सब हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दे रहे हैं भाई, बट इलेक्ट्रॉन तो सिमिलर ही होते हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है इन न्यूट्रल एटम। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है दैट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम ही रहेगी। ओके, सो आपने इसमें क्या लिखना है कि देखो जो आइसोटॉप्स होते हैं उसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि उसका, जब भी आइसोटॉप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, पहले आइसोटॉप की डेफिनेशन लिखनी है कि होता क्या है, ठीक है। इफ इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में डेफिनेशन लिखनी है कि एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो ना तो साथ में इन न्यूट्रल एटम भी लिखना है, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख रहे हो तो इन न्यूट्रल एटम की जरूरत नहीं है, प्रोटॉन्स तो बाहर निकलते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हो तो इन न्यूट्रल एटम लिखना बहुत जरूरी है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें सेम है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस भी सेम तरीके से ही होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इसीलिए आइसोटॉप्स की होती है आइडेंटिकल। सो नाउ नेक्स्ट इज, देखो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी आपको बता देती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, मास पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मास पे। और मास आइसोटॉप्स का होता है डिफरेंट,
इसी वजह से ये क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स की डिफरेंट होती है। सो नेक्स्ट इज दीज आइसोटॉप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है, व्हाई आई एम सेइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है। देखो चार्ज तब नहीं होगा, न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पे आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम रहेंगे दैट मीन्स इनका जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो तो बैलेंस हो गया, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देगा और न्यूट्रल बना देगा उसको। वेरी क्या कर रहा है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं। क्या वेरी कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं ये आइसोटॉप्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस चीज को यहीं पे लिखे रहने देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेम द एलिमेंट हुज आइसोटॉप इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में। देखो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं, अगर आपके पास जो आइसोटॉप्स हैं उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं इसमें, तो न्यूट्रॉन्स की वजह से उस न्यूक्लियस में क्या आ जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। उसी वजह से ये क्या बन जाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बन जाते हैं। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। वन ऑफ द मेन एप्लीकेशंस आर दीज टू। तो इन दो एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। देखो यूरेनियम 235 को यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जिसमें क्या हो रही होती है, न्यूक्लियर फिजन होती है। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आइसोटोप है U2, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 आइसोटॉप है। जब ये इसको न्यूक्लियर रिएक्टर से पास किया जाता है, ये क्या कर देता है, इसकी फिजन हो जाती है दो और एटम्स में, ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, फिजन हो जाती है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। तो जब इसकी फिजन होगी तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है, उस हीट को हम यूज करते हैं पानी को उबालने में, और उसके बाद जो स्टीम निकलती है, पानी उबलेगा तो उसमें से स्टीम निकलेगी, वो स्टीम को टरबाइंस को मूव करने में यूज किया जाता है। तभी हम बोलते हैं कि इसकी जो हीट निकलती है वो इतनी हाई अमाउंट ऑफ हीट होती है जिससे पानी ऐसे बॉईल होता है कि उसकी स्टीम को टरबाइंस मूव करने में यूज किया जाता है। तो इसीलिए यूरेनियम 235 किस में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ फ्यूल की तरह यूज होता है। सो नेक्स्ट इज कोबाल्ट 60। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी इसके 3-4 एग्जाम्पल है आयोडीन की, आर्सेनिक की, तो वो आप देख लेना, वन शॉट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अभी मैं इतने डिटेल में नहीं करवाऊंगी, वो एक अलग से लेक्चर पड़ा है जिसमें फुल डिटेल में करवा रखा है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन सा आइसोटॉप यूज होता है, कोबाल्ट 60 यूज होता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है इसमें, An element is represented as, क्या है, देखो फिर से वही रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो मसा MSA इज व्हाट, मास नंबर, सिंबल अटोमिक नंबर, मसा हो गया। तो यार ये ना पंजाबी में यूज किया जाता है, मैं पंजाबी, तो वहां पे यूज किया जाता है मसा ही तक काम हुआ है, तो दैट वे। और तो अगर तुम बहुत बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो तो करो, और हमें भी बताओ कैसे याद कर सकते हो इस चीज को, मास नंबर, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली बच्चों को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम आती है। सिंबल तो यहीं पे रखते हैं, वो मास नंबर को नीचे लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। वो जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी सारी गड़बड़ कर देंगे, तो वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, वो आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। देखो यहाँ पे x है और ये रहा 16, ये रहा 8। पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस रिप्रेजेंटेशन में से निकाल लो। तो ऊपर क्या था हमारे पास n+p, नीचे क्या है, अकेला p पड़ा है, और यहाँ पे क्या है, सिंबल है, राइट। ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने पेन बहुत दूर हो गया, ठीक है। ये n+p है, तो n+p इज व्हाट, न्यूट्रॉन्स। ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है।
और जो प्रोटॉन्स है यहाँ पे 8 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं है, वो भी मैं सोचूं कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा नया एलिमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8 क्या है, प्रोटॉन्स है, नीचे क्या है हमारे पास, प्रोटॉन्स, तो उसी चीज को फिल कर देना है यार, और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और इसी में पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये 16 के इक्वल है। नीचे क्या है, प्रोटॉन्स, वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अभी देखो प्रोटॉन्स को यहाँ पे फिल कर दो, दैट मीन्स जैसे मैथ्स में करते हो ना, x प्लस वाई, वाई इज इक्वल्स टू दिस, वही सेम चीज है। ये न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं, इक्वल्स टू 16, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी किसके इक्वल आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे 16 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 8 व्हाट, 8 न्यूट्रॉन्स। देखो np था, n प्लस p था, 16 के इक्वल, 16 के इक्वल, प्रोटॉन्स थे 8 के इक्वल। इस रिप्रेजेंटेशन ने हमें बताया, इस रिप्रेजेंटेशन से हमें पता लगा। उसके बाद यहाँ से हमने न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल ली, कैसे, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटॉन्स आ गए हैं, न्यूट्रॉन्स आ गए हैं। मैम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले, उसका तो आपने बताया नहीं था। मैंने क्या बताया था कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ही होते हैं एक एटम में, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हो या लूज करवा रहे हो, तब तक वो क्या रहता है, उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन्स भी आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके हैं। तीनों की वैल्यू क्या है, 8 8 8। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास नंबर क्या है, यही है इसका मास नंबर 16, सीधा ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकाले हैं, हमने 8 निकाले हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ लेता वो भी बता देते, एटॉमिक नंबर पूछ लेता वो भी हम बता देते कि ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, इसका मास नंबर होता है। तो सब कुछ हम इससे बता सकते हैं सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन से। सो नेक्स्ट चलते हैं, इस चीज को एक बार ध्यान से देख लो, समझ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद राइट दी 2 पोस्टुलेट्स ऑफ, भी आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे थे, जो किसमें थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, प्रोटॉन्स को निकालो, वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अभी हम थ्योरेटिकल में आएंगे जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो पहला आता है राइट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। पहला जो मॉडल दिया गया एटम का, जिसने बोला जो हमारा एटम है वो किस तरीके से है, एक वाटरमेलन की तरह है। ठीक है, कैसा है, एक वाटरमेलन की तरह है, जिसमें जो रेड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, इसमें कमेंट सेक्शन में लिखो कि रेड पार्ट क्या बताया था, एंड जो उसमें ब्लैक कलर के सीड्स हैं उसके बारे में क्या बताया था। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये आना ही चाहिए, ये चीज जरूर आनी चाहिए। ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज बताओ, रेड पार्ट कौन सा होता है इसमें, एंड ब्लैक पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके 2 पोस्टुलेट्स क्या है, एटम में बी रिगार्डेड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। जिसको नहीं आता उसको यहां से तो पता लग ही जाना चाहिए। जो एटम है वो क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। जिस पॉजिटिव चार्ज में क्या स्प्रेडेड है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में बी रिगार्डेड एज सीड्स की तरह, एज एम्बेडेड इन स्फीयर। ओके, सो ही इज सेइंग कि हमारे पास स्फीयर है जिसमें क्या है, पूरा का पूरा फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बीच में कहीं कहीं पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बीच में धसे हुए हैं, बेंड किए हुए हैं। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे सुनो, रेड पार्ट क्या है, ब्लैक सीड क्या है, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। तरबूज में क्या होता है, पूरा का पूरा फैला हुआ रेड पार्ट होता है, तो रेड पार्ट वो पॉजिटिव चार्ज को बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव, और ब्लैक सीड्स इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। शुक्र है ये इस साइड आ गया। ओके, सो दीज आर दी 2 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल। बट ये बेचारा ज्यादा देर टिक नहीं पाया ये वाला मॉडल। और इसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल आया, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल, जो मतलब आपके इस चैप्टर का बहुत
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, उसके कंक्लूजन क्या है, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, उसमें एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली, एक क्वेश्चन तो पक्का से पूछा जाता है। डेफिनेटली आपको ये चीज आनी चाहिए। इसमें एमसीक्यू बेस्ड भी बन सकता है, इसमें शॉर्ट भी बन सकता है, इसमें लॉन्ग 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो इस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझना है, ठीक है। मैंने पहले भी समझाया, फिर से थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट अ गोल्ड फॉइल इन हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो इन्होंने क्या किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल को यूज किया था। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो गोल्ड फॉइल होता है दैट इज अ मेटल, ये क्या है, एक मेटल। और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर मेलिएबल। ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब ये शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो आप, इनको शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो। मेलिएबिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो, बहुत थिन शीट्स में। और गोल्ड हमारे पास सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल होता है, इसलिए उनको क्या चाहिए थी, बहुत ही ज्यादा थिन शीट चाहिए थी, ठीक है, थिन शीट चाहिए थी। अराउंड हाउ मच नैनोमीटर इज दैट, नैनोमीटर के बारे में तो गिवन नहीं है। देखो, उनको ना नैनोमीटर साइज की, नैनो इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, वेरी स्मॉल यूनिट, तो उन्होंने नैनोमीटर साइज की शीट चाहिए थी जिसका जो थिकनेस हो बहुत ही ज्यादा थिन हो, ठीक है, थिकनेस बहुत कम हो उसकी, नैनोमीटर में हो। इसी वजह से उन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल एक मेटल है जो मेलिएबल है, और सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा है हमारे पास, गोल्ड है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं। रदरफोर्ड वांटेड मेटल शीट दैट कुड बी थिन एज पॉसिबल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ताकि वो प्रॉपरली जो उन एटम के बीच में देख सके कि हाउ द अल्फा पार्टिकल्स आर बिहेविंग, ठीक है। जितनी थिन होगी उतना ज्यादा हम एटम की रिस्पॉन्स को देख सकते हैं, उस अल्फा पार्टिकल से कैसा रिस्पॉन्स आया, क्या ऑब्जर्वेशंस हुई। तो इसी वजह से किस चीज को यूज किया गया, गोल्ड फॉइल को यूज किया गया। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट द ऑब्जर्वेशन इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हुई जिनके वजह से ये कंक्लूजन ड्रॉ हुए। तो पहला आता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो यहाँ पे ना पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, इन्होंने करा क्या था। देखो बेटा, इन्होंने क्या किया था, इनके पास यहाँ पे था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव सोर्स था जहां पे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम 2 पॉजिटिव, लाइक हीलियम में से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लो, तब क्या हो जाएंगे, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स हो 2 प्रोटॉन्स हो। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स में, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल के सोर्स को उन्होंने यहाँ पे रखा, अल्फा पार्टिकल जो रे है उसकी यहाँ पे गई, और ये क्या है, एक लेड प्लेट में से उन्होंने निकाला, ताकि ये प्रॉपर निशाना जाए, उसी जो रे है अल्फा पार्टिकल की वो इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो, उसको अपना सोर्स पता हो कि मेरे को कहाँ जाना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर दो उसकी, ठीक है। तो इन्होंने डिस्ट्रैक्शन उसकी रिमूव कर दी, और यहाँ पे रखा इन्होंने गोल्ड फॉइल, जो कि बहुत ही थिन था। रीजन हमने देख लिया क्यों गोल्ड फॉइल को इन्होंने लिया। तो यहाँ पे इन्होंने इस एटम में से थिन क्यों लिया, ताकि हर एटम का हम देख सके क्या एटम रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी जिनसे कुछ कंक्लूजन हुए। तो हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या है। पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कहता मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो अपना सीधा निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। डिड नॉट कम अक्रॉस एनी ऑब्स्ट्रक्शन, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क पड़ा नहीं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, इससे हमें क्या पता लगता है कि ज्यादातर जो स्पेस है एटम में, देखो अगर आप बहुत भीड़ में हो, बहुत ही भीड़ है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, आप रुक जाओगे, धीरे धीरे चलोगे, बहुत ट्रैफिक है। अगर रोड पूरी की पूरी खाली है तो आपको वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, आप अपनी फुल स्पीड में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एटम जो है खाली होगा, मोस्ट ऑफ द एटम, इसीलिए सारे ज्यादातर अगर ये एटम है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेज जो है इस तरीके से पास हो गई हैं। इसका मतलब क्या है,
कि ये सारा जो एरिया है वो एम्प्टी है, वो खाली है, कोई वहां पे नहीं है उनको रोकने के लिए, है ना। तो कहता है कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आए जिनमें माइनर डिफ्लेक्शन हुई, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स आए, जैसे यहाँ पे कोई रे आ रही है तो उसने क्या किया, हल्की सी डिफ्लेक्शन होके यहाँ चली गई, यहाँ पे एक रे आई, यहाँ पे हल्की सी डिफ्लेक्ट होके पीछे, मतलब बाउंस बैक तो हुई लेकिन विद सम एंगल, ठीक है। आप जैसे बॉल को मारते हो दीवार पे तो बाउंस बैक होती है विद सम एंगल, उसी चीज को वो बोल रहे हैं, बाउंस बैक हुई लेकिन कुछ एंगल से, स्मॉल माइनर डिफ्लेक्शन से, स्मॉल एंगल से। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वहां पे कहीं पे तो कोई छोटा सा क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव हैं, इसका मतलब अगर वो रिपेल हो रही है तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव ही पड़ा होगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है मस्ट हैव मेट विद सम ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उनके पाथ में जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ आ गया। और थर्ड क्या है, कुछ हमारे पास ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आए जो क्या हुए, टोटली बाउंस बैक हो गए, जैसे यहाँ पे वो गए और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे टकराए और बिल्कुल इसी तरीके से सेम 180 डिग्री से वापस आ गए। कितने, 180 डिग्री से वो वापस आ गए। 180 डिग्री से वापस आने का क्या मतलब है, बिल्कुल सिर पे उनके वो लगा। जो भी अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, जो भी पॉजिटिव चीज है, जो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर अल्फा ये जो अंदर चीज पड़ी होती वो नेगेटिव होती तो क्या होता, अगर वो नेगेटिव होती तो वो अट्रैक्ट हो जाती, क्योंकि ये रिपेल होके बाउंस बैक हो रही है, दैट मीन्स जो अंदर चीज पड़ी है इस छोटे से एरिया में ये भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, इसीलिए ये टोटली बाउंस बैक हो गई। जब तो उसके सेंटर में लगी, जैसे सपोज कर लो दिस इज द न्यूक्लियस, अगर तो बिल्कुल सेंटर में आके लगी तो वो बाउंस बैक हो गई, अगर यहां पे आके लगी तो ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। इस चीज को मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो ये रहा हमारे पास अंदर एक छोटा सा डेंस चार्ज, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें बस इतना पता लग गया कि मोस्टली जो स्पेस है वो खाली है। और ये क्या है, हमारे पास ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है, जिसमें क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो यहाँ पे देखो अगर तो ये चीज ऐसे जा रही है, यहाँ पे जो रेज आ रही हैं, लेट दीज रेज भी, यहाँ पे जो रेज आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े आराम से निकल जाएगा, और स्पेस भी खाली पड़ी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन कुछ ऐसी रेज होंगी जो यहाँ पे आके बिल्कुल ही बाउंस बैक हो जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सेंटर में जाके टकरा जाएगी और वो बहुत डेंस चीज है, वो जाने नहीं देगी और चार्ज भी पॉजिटिव है। कुछ ऐसी हमारे पास रेज होंगी जो यहाँ पे आएंगी तो सही, लेकिन बिल्कुल साइड से इसको टकराएंगी तो कुछ एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही कम आई, और कुछ 1 to 2% जो है वो 180 डिग्री से क्या हो गई, बिल्कुल बाउंस बैक हो गई। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन, और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन ली गई। ओके सभी देखते हैं ऑब्जर्वेशन, किन किन ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था वो। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, क्यों एम्प्टी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रेज है वो सीधा चली गई। होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि सेंटर में ही डिफ्लेक्शंस हुई, सेंटर में ही बाउंस बैक हुआ 180 डिग्री का, तो इसका मतलब सेंटर में ही कोई चीज प्रेजेंट। सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज, ये किसने बताया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो खुद पॉजिटिव है, तो अंदर भी कोई पॉजिटिव चीज ही होनी चाहिए ताकि ये क्या हो सके, रिपेल हो सके, अदरवाइज ये अट्रैक्ट हो जाती। दो पॉजिटिव चार्ज ही, दो लाइक चार्जेस ही एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये डायग्राम से भी इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे ये सीधी चलेगी, मोस्टली ये सारे एटम्स हैं गोल गोल से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी आई जो यहाँ पे लग के डिफ्लेक्ट बैक हो गई विद सम एंगल्स, और कुछ जो है टोटली बाउंस बैक हो गई। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्टेट द पोस्टुलेट स्टेटेड बाय नील बोहर इन। इसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड फेल हो गया, और रदरफोर्ड के फेल होने की दो चीजें थी। पहले तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, क्या नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, दूसरा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि फिजिक्स का एक लॉ है कि मैक्सवेल ने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे रिवॉल्व करता जा रहा है तो एसेलरेशन तो होगी ना। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे है तो यहाँ पे चाहे उसकी स्पीड
स्पीड सेम रहे, सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी तो चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड पाथ में है। अगर कोई भी चीज एक्सेलरेटेड मोशन में है वो एनर्जी को रेडिएट करेगी, एनर्जी को लूज करेगी, और लूज करके क्या होगा, वो स्पाइरल पाथ में आके एंड में न्यूक्लियस के बीच में जाके कोलैप्स हो जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए एटम। बट एटम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, एटम बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन हमें बताया बोहर जी ने, नील बोहर जी ने अपना नेक्स्ट मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कुछ बातें बताई, बहुत ही बढ़िया बातें बताई, जिससे ये सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई। इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर के बाहर जो पोर्शन है, वो कहते हैं उसमें जो सर्कुलर चीज है ना वो क्या है, ऑर्बिट्स होते हैं, और वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो एनर्जी को लूज या गेन नहीं करते, वो उसी चीज में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो उन्होंने क्या बताया, ये रहा पॉजिटिव चार्ज और साइड पे क्या है, ये ऑर्बिट्स होते हैं, दीज आर व्हाट, ऑर्बिट्स होते हैं। तो बेटा जो ऑर्बिट्स होते हैं इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, ये है के शेल, ये है एल शेल। इन्होंने ऐसे ही बताया था, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के से रिप्रेजेंट, सेकंड ऑर्बिट को एल से रिप्रेजेंट, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी गई। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बताया, इसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है, और उसके बाद अगर ये एनर्जी को लूज करेगा या गेन करेगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। फर्दर ये एनर्जी को लूज या गेन करेगा और नेक्स्ट शेल में मूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सड़कों पे घूमता रहेगा, लाइक एक घर से दूसरे घर में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल उसे पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, उसे पता होगा कि मेरे को इतनी अमाउंट ऑफ, इतनी, जैसे उसको पता होगा कि मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, मेरे को अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पहुँचने के लिए मेरे को 50 रुपये चाहिए, मुझे 50 में ऑटो मिल जाती है, 50 का मैं पेट्रोल पर डलवा लूँगा, कुछ भी, ठीक है। उसको पता होता है मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वो रास्ते में कहीं भी रुक नहीं सकता, सीधा यहाँ से यहीं जंप होगा, सीधा यहाँ से नेक्स्ट ही जंप होगा, ये बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। तो एक जो शेल है ना, उसके पास जो एक शेल है, लाइक अगर वो फर्स्ट शेल में है तो उस शेल में जब वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड होती है, उस टाइम उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। एक शेल में एनर्जी फिक्स्ड रहती है, यही हमें किसने बताया, बोहर जी ने बताया। तो अभी और देखते हैं इसके बीच में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल्स, इनको बोलते हैं। दे हैव डिजाइन्ड KLMNO, बहुत आगे तक जाता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे ये शेल्स भी बढ़ते जाएंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज एनर्जी शेल इज KLMNO। अभी कहता है एनर्जी कैसे, देखो यही एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, जितना आप घर से दूर जाते जाओगे उतनी आपकी फ्रीडम इंक्रीज होती रहेगी, आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। सही है कि गलत है? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी, क्योंकि इसके शेल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको फिर से, एक दिस इज योर न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या रहे, ये रहे इसके शेल्स, ऑर्बिट्स। सो ये क्या रहे, इसके ऑर्बिट्स। सो दीज आर दी ऑर्बिट्स। यहाँ पे क्या होगा, KLMN, आगे आगे जाके शेल्स बढ़ते रहेंगे। तो ये क्या है, सपोज कर लो ये है आपके पेरेंट्स, ये क्या है आपके पेरेंट्स, और ये हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो, आप आराम से घूम सकते हो। तो जितना आप अपने पेरेंट्स से दूर जाते रहोगे आपका फ्रीडम उतना इंक्रीज होता रहेगा, है ना, उतना ही फ्रीडम मिलता रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस उतनी कम होती रहेंगी। तो वही बात कर रहा है, जितना ये अपने पेरेंट्स से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स किससे दूर जाएगा, न्यूक्लियस से, उतना ही उसका फ्रीडम बढ़ता रहेगा। अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं। मैम हमने पेरेंट्स नहीं समझने, हमें ये बताओ कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार क्यों यहाँ पे जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जितना पास रहेगा उतनी अट्रैक्शन रहेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जितना दूर जाता रहेगा उसकी जो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देना, बस इतना समझो कि ये पॉजिटिव है, जितना दूर जाता रहेगा उतनी इसमें जो अट्रैक्शन है, ठीक है, उतना जो अट्रैक्शन है वो कम होता रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसीलिए उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो इसकी किसकी, K की एनर्जी सबसे कम है, देन LMNO, उतनी करते करते एनर्जी जो है वो बढ़ती रहेगी। वाइल रिवॉल्विंग
इन एन ऑर्बिट, अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो वह एनर्जी को लूज करेगा ना तो वह एनर्जी को गेन करेगा। अगर वो एनर्जी को लूज या गेन करता है तो उसको दूसरे ऑर्बिट में जाना पड़ेगा और वो एनर्जी फिक्स्ड होगी कि इतनी ही एनर्जी लेके मैं किसी और ऑर्बिट में जा सकता हूं। क्योंकि एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी स्टेशनरी रहती है, चेंज नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी। इनकी वैलेंसी जीरो क्यों होती है? तो वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वैलेंसी के लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसकी वैलेंसी के बारे में बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या है, प्लेस्ड हैं शेल में। सो शेल्स आर KLMN, ऐसे करके आगे जाते जाते बहुत ज्यादा शेल्स होते हैं। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, KLMN यहाँ पे रख देते हैं और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज 2। देन देयर इज नियॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन? इट्स 10। ये सारी क्या है? नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके पास पूरे होते हैं, ना उनको गेन करने की जरूरत है ना ही उनको लूज करने की जरूरत है। तो इस चीज में ये पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बतानी पड़ेगी। सो दिस इज आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ओके, सो दीज आर दी फर्स्ट 3 नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इसमें है 2, 10 और 18 इसका एटॉमिक नंबर है। अभी हम इसकी फिलिंग कर देते हैं KLMN शेल्स में। तो K शेल क्या करता है? मैक्सिमम, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आउटर मोस्ट, अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर L होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, M में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, N में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर देते हैं। हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो K शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? फिल हो जाते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे तो नहीं है, तो ये सारे शेल्स जो हैं वो खाली रह जाएंगे, आगे जितने भी हैं। नेक्स्ट इज नियॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे K शेल के पास। बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बचे कितने? 2 चले गए, 8 बचे। और वो 8 कहां पे आ जाएंगे? L शेल के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आर्गन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। बेटा देखो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 18 और 10 इलेक्ट्रॉन्स तो जा चुके हैं, 2 यहाँ और 8 यहाँ, बचे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स M शेल के पास आ जाएंगे। तो अगर आप इसकी आउटर मोस्ट शेल को देखो, अगर आप हीलियम के आउटर मोस्ट शेल को देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, 2 ही फिल्ड है। अगर आप नियॉन के आउटर मोस्ट शेल को देखो तो L कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 8 ही फिल हैं। और यहाँ पे अगर M शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 8 ही फिल हैं। दैट मीन्स इन नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 क्यों होती है? क्योंकि वैलेंसी गेन करेगा। वैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, लूज करना तभी करेगा अगर उसका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा, बट वो तो पूरा ऑलरेडी, तो उसको क्या जरूरत है कुछ भी करने की? तो बिल्कुल मस्त होके अपना जिंदगी जीता है, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। आई होप सो दिस इज क्लियर फॉर यू। तो बेटा ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। लेट्स सी द रेशियो ऑफ रेडियाई। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। इसमें थोड़ा सा मैथ्स आ जाता है और जिनको मैथ्स से डर लगता है वो घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के कि अरे ये क्या आ गया, क्या वॉल्यूम की बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है, क्या बातें क्या चल रही है, अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहाँ से आए? देखो यार, इसमें आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात होती है। सिर्फ इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप सारा का सारा क्वेश्चन बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की रेडियाई की रेशो, किसकी? रेशो ऑफ किसका? रेडियस। आर से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ? रेडियस को। H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ हाइड्रोजन एटम का रेडियस, उसकी रेशो। एंड रेडियस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मैं एक एटम की बात कर रही हूँ, पूरे के पूरे एटम का क्या रेडियस है और उसके बीच में जो छोटा सा न्यूक्लियस है उसका क्या रेडियस है। तो उन दोनों की रेशो क्या है? दैट रेशो इज 10 raised to power 5 रेशो 1। क्या दी हुई है? 10 raised to power 5 रेशो 1। ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिवन है। सो नाउ दे आर आस्किंग अस कि अगर आपको ये बताया जाए कि एटम आपका स्फेरिकल है,
वो एक स्फीयर की तरह है। तो आप बताओ इनके वॉल्यूम्स की क्या रेशो होगी, उनके साइज की क्या रेशो होगी। साइज का मतलब कि वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की क्या रेशो होगी, तो दैट मींस वॉल्यूम ऑफ एच एटम एज अ होल एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स न्यूक्लियस, उसी एटम के न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, उनकी रेशो क्या होगी, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो बेटा वॉल्यूम पहले आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियाई, सो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ओके, सो इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इसी सेम चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इस चीज को, 2 मिनट रुको। सो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सो लेट्स डू दिस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने क्या निकालना है, VH/VN, दैट इज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, 4/3 पाई आर। आर यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन एटम का, दैट मीन्स RH क्यूब, और नीचे हम लिख देंगे 4/3 पाई आर कौन सा है यहाँ पे, न्यूक्लियस का, उसी हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का होल क्यूब। ओके, सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे क्या होगा, कटिंग किस चीज की हो जाएगी, बिकॉज दीज आर सिमिलर क्वांटिटीज। पाई कांस्टेंट रहता है दुनिया में हर जगह, 4/3 एक कांस्टेंट डिजिट्स हैं, वो भी कांस्टेंट रहेंगे, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये चीज बच जाएगी और ये चीज बच जाएगी। इसको हम कैसे लिख देंगे, RH डिवाइडेड बाय R ऑफ न्यूक्लियस होल का क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो हमने होल क्यूब कर लिया यहाँ पे। और ये बताओ मुझे, ये क्या गिवन था आपको, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज RH/RN इक्वल्स टू, यहाँ पे n एक बार जरा ध्यान से देख लेना, दिस इज RN। ओके, सो दिस इज बेटा RN, दिस इज RH डिवाइडेड बाय RN। ये किसके इक्वल हमें दिया हुआ है, 10⁵ डिवाइडेड बाय 1, यही होती है ना रेशो, ऐसे ही हमें गिवन है। सो दिस थिंग इज गिवन, ये हमने अपने दिमाग से लगाई और उस चीज को वैल्यूज को पुट कर दिया इन फॉर्म ऑफ, ये चीज आ चुका है वॉल्यूम VH/VN। VN किसके इक्वल आ चुका है, RH डिवाइडेड बाय RN होल क्यूब के इक्वल आ चुका है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 10⁵ डिवाइडेड बाय 1 का होल क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 10⁵15। कैसे, 5 × 3 15/1। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, द आंसर विल बी दिस। आपके पास क्या आ चुका है आंसर, ये चीज का आंसर आ चुका है, दैट मीन्स VH/VN इक्वल्स टू 10⁵15/1। ओके, सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ दिस थिंग। क्या इसमें हमें सिर्फ पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बाकी सारी मैथमेटिकल चीजें हैं। ओके, सो नाउ इट्स डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बताओ आ गया समझ सभी को, इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट इज इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल। अच्छा, ये वाला क्या हमसे पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है। ठीक है, आइसोटॉप्स की बात हो रही है। आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। मास डिफरेंट है तो उसका एक एवरेज निकाल देते हैं। इसी वजह से जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके क्या होते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस भी होते हैं। क्या होते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। ठीक है, अगर एक चीज बहुत ही ज्यादा अबंडेंस में और दूसरी बिल्कुल अबंडेंस में नहीं है, मतलब एक चीज 99% अवेलेबल है, बाकी सिर्फ 0.1% अवेलेबल है, तो इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, फिर वो जो चीज 99% अवेलेबल है हमारी दुनिया में, वो चीज भारी पड़ जाती है। लेकिन अगर दोनों चीजों की अबंडेंस थोड़ी बहुत इक्वल हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि ब्रोमीन एटम है आपके पास अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। वन इज ब्रोमीन 79। देखो इसमें एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, 35 है। मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, क्या बताया था, MSA, नीचे वाला क्या है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज सेम, मास नंबर इज डिफरेंट हेयर। तो यहाँ पे मास नंबर इज 81, दूसरे का क्या मास नंबर है 79, और यहाँ पे परसेंटेज कैसे है, 79 वाला हमारे पास 49.7% है,
एंड 81 वाला है हमारे पास 50.3% अवेलेबल है। ये दोनों की परसेंटेज है। दिस इज द फर्स्ट आइसोटॉप दैट इज अवेलेबल इन 49.7 एंड 81 वाला जो है वो 50.3, अप्रोक्सीमेट सेम परसेंटेज में ये अवेलेबल है। तो इसी की वजह से दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी, दोनों को इज्जत मिलेगी और इसीलिए इसका क्या निकाला जाएगा, एवरेज मास निकाला जाएगा। तो बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज जैसे आपके मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए फिर उसको टोटल से डिवाइड करके वैसे उसकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी कैसे निकाला जाएगा, हम क्या देखेंगे, देखो 49.7% किसका है, 49.7% हमारे पास अवेलेबल है 79 मास वाली चीज, दिस मच ऑफ दिस प्लस दिस मच ऑफ दैट, मतलब क्या है, इतनी परसेंटेज में 79 वाला अवेलेबल है और 50.3% में कौन सा अवेलेबल है हमारे पास, 81 वाला अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज 81। इसी चीज को हमने सॉल्व कर लेना है, आगे सारा मैथ्स लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंट देखो, ये जो परसेंट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज 1/100 ओनली। तो जहाँ पे आप परसेंट देखते हो वहाँ पे 1/100 लगा दो। तो यहाँ पे परसेंट है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे नीचे 100 लगा देंगे और यहाँ पे 79, ये सारा हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे 50.3% की जगह पे डिवाइडेड बाय 100 इंटू 81, ये आ जाती है हमारे पास दो चीजें, ठीक है। क्या कि हमने कुछ भी नहीं, बहुत ईजी चीज है, दिस परसेंट ऑफ दिस मास, दिस परसेंट ऑफ दिस मास, दोनों को सम अप कर लिया एंड उसके बाद परसेंट की जगह हमने 100 लगा दिया एंड इस चीज को हमने क्या कर लेना है, 100 को कॉमन ले लेना है। बाकी बेटा सारा आगे मैथ्स है तो आप खुद से सॉल्व करो एंड मुझे भी इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आता है इस चीज का। ओके, क्या आंसर आता है इस चीज का, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इस चीज का, ठीक है। इसको सॉल्व करो एंड इसका आंसर बताओ, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार ही देख लो क्या किया हमने। सो लेट्स डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, पूछ रहा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन C14 आइसोटॉप। देखो कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, जैसे कार्बन 12 आइसोटॉप को यूज किया गया था किसमें, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट में। जब हम एटॉमिक मास यूनिट को निकालते हैं उसमें कार्बन का 12 वाला आइसोटॉप यूज किया गया था। और यहाँ पे ये किस चीज की बात कर रहा है, 14 वाले की बात कर रहा है। ये 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका मास, एटॉमिक मास या मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, जब भी आइसोटॉप की बात करते हैं, आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। दैट मींस एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन्स बताता है। तो प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, 6। और अगर वो न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका भी 6 ही रहेगा, चाहे 12 वाला आ जाता उसका भी एटॉमिक नंबर 6 ही रहता। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स को बताता है तो प्रोटॉन्स लिख दिए। उसके बाद प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, और ये न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है। तो हमें अभी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो पता लग चुके हैं। नाउ व्हाट आर द न्यूट्रॉन्स हियर, देखो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें देखो मास नंबर कितना गिवन है, मास नंबर इज गिवन टू बी 14, ठीक है। मास नंबर हमें 14 गिवन है, राइट। और मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 14 और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता, उस पे n लिख लेते हैं, प्लस प्रोटॉन की वैल्यू है 6 और ये आ जाता है 14। सो न्यूट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम कंसेप्ट लगाया जो आज हम सारे लेक्चर में लगा रहे हैं। आपको एटॉमिक मास एंड मास नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में क्या वैल्यू होती है और आपके मोस्टली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज इस पूरे लेक्चर में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरी करके आते हैं और स्पेशली वो क्वेश्चंस जिसमें
ट्रिक लगी होती है, ट्रिक एज इन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे सीधा न्यूट्रॉन्स पूछ लेके, आपको और कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो इस चीज में हमने कैसे न्यूट्रॉन्स को निकालना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिर भी इजी होते हैं सॉल्व करने, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे पजल हो जाते हैं। ओके, सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आगे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी जरूर। इससे पहले आप क्या करो, अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर अच्छे से देख लो, ठीक है। उसका वन शॉट आ चुका है, जितने अच्छे से आप उस चैप्टर को देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने उतने ही ईजी हो जाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पे बैठ के सिर्फ क्वेश्चंस को देखोगे नहीं कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और भी ज्यादा हमें मजा आने वाला है उस चीज में। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।